मसीही का तमाम ये संबोध लाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। मनी सेंट्रल है तैयार। खबरों पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले देखिए आप ऑन द शो, यानी कि आज कार्यक्रम में क्या क्या खास है। आप देखेंगे सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट, कैसे कर्ज के पहाड़ में दबी है सरकार। फिर चर्चा होगी अमेरिका में बढ़ती ब्याज दर, तो हम पर क्या होता है असर। इसके बाद आप जानेंगे कहां छूमंतर हो गया एयर इंडिया का कर्ज, कितनी बदली क्रिप्टो करेंसी की दुनिया, और फिर बजट सेंट्रल। चलते चलते हम आपको विक्रम बेताल से भी मिलवाएंगे। बजट अब कुछ दिन दूर है। इस बार के बजट में आप कुछ ऐसा सुनेंगे, देखेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ, और यही है सरकार के बजट का असली रिपोर्ट कार्ड। देखिए मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट। नोएडा में रहने वाले सुजीत नाक तक कर्ज से लदे हैं। लदे भी क्यों ना हो, पिछले साल में कमाए 19 लाख रुपए और खर्च किए 34 लाख। बचे 15 लाख का इंतजाम हुआ कर्ज लेकर। उनकी कमाई का आधा हिस्सा तो केवल ब्याज चुकाने में जा रहा। पहले से इतना कर्ज जो लदा है, सुजीत की माली हालत कैसी है? इस सवाल का जवाब देने में आप शायद पलक झपकने से भी कम समय लेंगे। भारत सरकार का बजट भी सुजीत जैसा ही है। पिछले साल आपकी सरकार ने 19 लाख करोड़ रुपए कमाए और 34 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 15 लाख करोड़ का इंतजाम हुआ कर्ज लेकर। यही कर्ज राजकोषीय घाटा है, अंग्रेजी में फिजिकल डेफिसिट। अब कान लगाकर सुनिए असली बात। सरकार ने 2021-22 में 8.1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाए, जो राजस्व यानी कमाई का करीब 45% है। अगले साल ये आंकड़ा बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने का अनुमान है, यानी आधी कमाई तो सिर्फ ब्याज में जा रही, क्रेडिट कार्ड के मिनिमम पेमेंट की तरह, यानी असल तो वहीं की वहीं खड़ी। 9 लाख करोड़ कितना पैसा हुआ? अगर ये अनुमान लगाना है तो ऐसे समझिए कि देश में इतने पैसे से मनरेगा जैसी 1 दर्जन स्कीमें चलाई जा सकती हैं। सरकार ने इस साल मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था। कोविड ने सरकार की हालत भी पतली कर दी। वित्त वर्ष 2012 की बात है, तब ब्याज पर कुल खर्च राजस्व का 36.4% था, जो अब बढ़कर 45% के पास है। तो भाई, अगर आप बजट में सरकार से कोई बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि आप सुजीत से आर्थिक मदद मांग रहे हैं। मदद कैसे मिलेगी? नए कर्ज लेकर, जो देर सवेर टैक्स के रूप में हमें और आपको ही चुकाने हैं। सर, 9 लाख करोड़ का ब्याज देना है भारत सरकार को जो कर्ज लिया, क्या मतलब है दरअसल इसका? इसका बड़ा मतलब है, और ये रिपोर्ट कार्ड हमें बजट के उस चेहरे के बारे में बताता है जिसमें आमतौर पर हम जिसकी चर्चा कम करते हैं या हम नहीं समझ पाते जिस दिन बजट पेश होता है और उसके बड़े नंबर्स बताए जाते हैं। सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा जिसको तकनीकी भाषा में कमिटेड एक्सपेंडिचर कहा जाता है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि सरकार के पास कमाई है करीब 15 से 16 लाख करोड़ रुपए की। 15.6 लाख करोड़ रुपए का 2021 में रेवेन्यू था, यानी सरकार 15 रुपए कमा रही थी 100 में से। और सरकार का जो कमिटेड एक्सपेंडिचर था वो 20 लाख करोड़ रुपए था। कमिटेड एक्सपेंडिचर में क्या शामिल होता है? ऐसा खर्च जो सरकार को करना ही है, उससे वो बच ही नहीं सकती। उसमें शामिल होता है ब्याज का भुगतान, जिसका जिक्र हमने अभी किया, जो 10 लाख करोड़ का ब्याज का भुगतान। उसमें शामिल होता है पेंशन और वेतन, जिस पर हमने कल चर्चा की थी और बताया था कि सरकारें किस तरह से पेंशन और वेतन के दबाव में, और इसके अलावा कुछ सब्सिडी जो सरकारों को देनी होती। ये निकालने के बाद जब सरकारों के पास जो पैसा बचता है वो पैसा दरअसल खर्च के लिए बाहर आता है, और उतना ही पैसा है जिसे सरकारें खर्च कर सकती हैं। और इसके बाद उसमें से भी कुछ पैसा ऐसा है जो मनरेगा या किसान सम्मान निधि जैसी डेडिकेटेड स्कीमों में चला जाता है। और तब आप समझ पाते हैं कि इसके बाद जो बचा पैसा वही कैपेक्स है, वही पूंजी खर्च है, जिससे सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल बनेंगे और जिनके जरिए आपको थोड़ा बहुत रोजगार मिलने की उम्मीद हो सकती है। 10 लाख करोड़ के आसपास का ब्याज भुगतान अभूतपूर्व है। इससे पहले सरकार ने इतना बड़ा ब्याज भुगतान नहीं दिया है।
इसके साथ इस साल के बजट में जो सरकार का कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो उसके पूरे बजट की साइज का 34 लाख करोड़ के आसपास का बजट है, उसमें 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास का शुभ कमिटेड एक्सपेंडिचर है जो सरकार को करना ही है। यहां से एक और चिंता का सवाल उठता है जो बजट के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि अब ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं। रिजर्व बैंक ने संकेत दिए हैं कि वो मार्च अप्रैल से ब्याज दरों की बढ़ोतरी की प्रक्रिया शुरू करेगा। अमेरिका में फेड में ब्याज दर बढ़ने की प्रक्रिया का ऐलान हो गया है कि मार्च से शुरू होगा। तो एक तो 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के या ब्याज के बोझ पर बैठी सरकार और ऊपर से ब्याज दर बढ़ाने की तैयारी और अगले साल नए कर्ज की व्यवस्था करना, यानी ये बिल्कुल वही है कि जो करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति है। और इसलिए ये दबाव हमें अगले साल सरकार के बजट पर दिखाई देगा और यही वजह है कि हमें बजट से कुछ बड़ा मिलने की उम्मीदें थोड़ी संतुलित रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार की कमाई और जितनी सरकार कुल कमाई करेगी टैक्स के जरिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू के जरिए, स्पेक्ट्रम की फीस के जरिए, लाभांशों के जरिए जो उसको आरबीआई और बाकी लोगों से मिलते हैं, उसके बाद भी सरकार के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उन खर्चों में निकल जाएगा जो खर्च उसे करने ही है। बिल्कुल। आपने फेड की ब्याज दरों का जिक्र किया। ये जब ऐतिहासिक निचले स्तर पर ब्याज दरें हैं, तब ये जब खर्च ब्याज का 9 लाख करोड़ के पार जाने की उम्मीद है, 9 लाख सवा 9 लाख करोड़ के आसपास, ये ब्याज दरें सर बढ़ी तो ये बजट पे तो असर डालेंगी, ये तय है। और ये कहाँ कहाँ असर डालेंगी, कितना असर इनका हमारे और आपके जीवन पर होगा? शुभ, मनोविज्ञान में एक थ्योरी पढ़ाई जाती है जिसको हम केओस थ्योरी कहते हैं, जिसको अराजकता की थ्योरी कहते हैं, जो आमतौर पर सामान्य जो हमारे एक्सपेक्टेशन है, हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से जो होता है उसके बिल्कुल उलट होने वाली चीज़ों को केओस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। केओस थ्योरी के भीतर एक और थ्योरी होती है जिसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, बटरफ्लाई थ्योरी कहते हैं। कहा जाता है कि दर्शन में ये कहा जाता है कि अगर ब्राज़ील में कोई तितली पंख फड़फड़ाए तो फिलीपींस में तूफान आ सकता है। बट वो बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है, जब किसी एक देश में होने वाला कोई घटनाक्रम पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से हलचलें पैदा करता है। जैसे कि हमने देखा कि ताइवान में सेमीकंडक्टर का उत्पादन ठप हुआ, या चीन में कोविड आया तो यहाँ मारुति का काम बंद हो गया, या क्रिसमस खराब हो गया अमेरिका के लोगों का क्योंकि उनको महंगा सामान मिला। अमेरिका का ब्याज दर बढ़ना उस बटरफ्लाई इफेक्ट का उदाहरण बनकर हमारे सामने आएगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के अधिकांश लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनका बीमा महंगा हो गया है। हमने मनी 9 पर इस पर अलग से कवरेज भी की, रिपोर्ट्स भी बताई, अखबारों में खबरें भी छपी कि ज़्यादातर बीमा कंपनियां अपनी बीमा की लागत या बीमा की कॉस्ट बढ़ा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि बीमा कंपनियों को जो पीछे से री इंश्योरेंस मिलता है, जो रीफाइनेंस मिलता है, उसकी कीमत बढ़ने वाली है। और उसकी कीमत इसलिए बढ़ने वाली है कि वो री इंश्योरेंस जिन देशों से आता है या जिन देशों की कंपनियां बीमा कंपनियों को रीफाइनेंस करती हैं, वहाँ उनकी कर्ज की लागत अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने के साथ बढ़ जाएगी। ये बटरफ्लाई इफेक्ट का पहला हिस्सा है जिसे आप सीधे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बीमा कंपनी ने आपसे कहा है कि आपका बीमा महंगा होने वाला है। अब अमेरिका के साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यानी ये बटरफ्लाई इफेक्ट के असर के कारण अमेरिका में ब्याज दर बढ़ाने के साथ अपनी बढ़ोतरी शुरू कर चुके हैं। नॉर्वे ने बढ़ा दी, कई सारे देश। जैसे जैसे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी, बाकी सारे बैंक भी ब्याज दरें बढ़ाएंगे। तो उन देशों से आने वाली जो पूंजी है, उन देशों से आने वाला जो पैसा है, वो जहां जहां लगता है, चाहे वो भारत के बॉन्ड बाजार में लगता हो, चाहे वो भारत के शेयर बाजार में लगता हो, चाहे वो भारत की कंपनियों के बीमा कंपनियों के फाइनेंस में लगता हो, चाहे वो भारत की कंपनियां जो विदेशी बाजारों से कर्ज उठाती उसमें लगता हो, उसकी सबकी लागत बढ़ेगी। ये पहला असर है। तो इसलिए इसके असर से आपका बीमा महंगा हो सकता है और बाद में भारतीय शेयर बाजार में जो हमें उथल पुथल या हलचल दिखाई दे रही है, उसका असर है। दूसरा और महत्वपूर्ण असर जो और भी पड़ेगा, जो हमें दिखाई देता है, जैसे जैसे हमने देखा 2 दिन में शुभम की फेड की तरफ से जैसे ही घोषणा आई कि वो 3 या 4 किश्तों में अगले साल में ब्याज दर में बढ़ोतरी करेगा, हमने डॉलर को मजबूत होते देखा। और डॉलर की मजबूती के कारण यूरोप की सारी मुद्राएं और एशिया की बाकी मुद्राओं में गिरावट आई, जिसमें रुपए की हालत एशिया की मुद्राओं में सबसे ज़्यादा पतली है। जैसे जैसे डॉलर मजबूत होगा, वैसे वैसे इंपोर्ट्स महंगे होते जाएंगे पूरी दुनिया के देशों के, और बाकी करेंसीज पर इसका असर पड़ेगा। और इसलिए जब कल आपको ये महसूस हो कि साहब पिछले 2 महीने पहले जो बाजार में मेटल की कीमत थी, जो तांबे की कीमत थी, या जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कीमत थी, वो और बढ़ गई, तो इसके पीछे भी ये मानिएगा कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर है जो हमें दिखाई दे रहा है। आमतौर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐसा प्रकोप या ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट दुनिया ने पिछले 20 सालों में नहीं देखा था। तो ये दूसरा असर है। और तीसरा बड़ा असर जो
बाकी देशों के अपने ब्याज दरों के ढांचे में आएगा। और भारत दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं में है शुभम जहां सामान्य रूप से भी यूरोप की तुलना में ब्याज दरें काफ़ी ऊंची हैं। हमारे औसत ब्याज दरें काफ़ी ऊंची हैं। बाकी देशों, यूरोप के देशों में 0% है, 1% है, 2% है। तो इसका जो एक तीसरा इफेक्ट आएगा वो पूंजी महंगी होने के तौर पर आएगा और उसका सबसे बड़ा असर सरकार के खजाने पर पड़ेगा, क्योंकि सरकार भारत में सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है। और इसलिए हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि अगले साल सरकार कितना ब्याज चुकाती है, इस पर आप निगाह रखिएगा कि उसका सीधा रिश्ता अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ोतरी से होगा। बिल्कुल, ये तगड़ी बात है कि वॉशिंगटन डीसी में जो हो रहा है उसका असर बुलंदशहर और वारंगल तक होगा। ये बटरफ्लाई इफेक्ट में अंशुमान जी ने समझाया। और इससे आप समझिए कि अमेरिका में अगर फेड ब्याज दरें बढ़ाता है, कई बार हम ये हेडलाइंस ऐसी देख लेते हैं, खबरें ऐसी पढ़ लेते हैं, बट ये कभी समझ ही नहीं पाते कि इंश्योरेंस एजेंट जो कह रहा है कि पैसा बढ़ गया, उसका असर शायद वहाँ तक है। सर, एक छोटा सवाल और पूछूंगा, क्योंकि आपने कहा कि कर्ज पर जो ब्याज जा रहा है वो बढ़ जाएगा क्योंकि फेड। सर, कर्ज भी बढ़ सकता है क्या? क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट प्लान भी सरकार ने जितना रखा था, करीब 2.25 लाख करोड़ का प्लान था, और जो ताज़ा इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ 9,000 करोड़ के आसपास अभी हम जुटा पाए हैं। तो मतलब अभी तो चौथाई भी नहीं हुआ है। तो अगर कर्ज भी ज़्यादा लेना पड़ेगा और ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ये और बड़ा खतरा है। और इसीलिए हमने कहा था कि पिछले साल जब सरकार ने इतना बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट कार्यक्रम घोषित किया था, कहा था कि हम एसेट मॉनेटाइजेशन करने जा रहे हैं, हम LIC का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी LIC का डिसइन्वेस्टमेंट पता नहीं है कि कब तक विनिवेश होगा। और इस साल का जो डेफिसिट है वो जब अगले साल स्पिल होगा अगले बजट में, इस साल सरकार ने रिकॉर्ड बोरोइंग की है और कोविड के कारण, और राज्य सरकारों ने रिकॉर्ड बोरोइंग की है। तो वैसे भी जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना नहीं थी, तब भी भारत में बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगी थी। तब भी हमने पिछले साल लगातार देखा कि भारत के बॉन्ड बाजार ने या बॉन्ड निवेशकों ने रिजर्व बैंक को पसीने छुड़ा दिए। सरकार के बॉन्ड कार्यक्रम में पैसा नहीं लगा। कई बार ऐसा हुआ कि बॉन्ड के लॉन्च को या बॉन्ड इशू को स्पाइक करना पड़ा, रिजर्व बैंक को बॉन्ड की बिक्री वापस लेनी पड़ी। तो यहां तो बॉन्ड यील्ड्स वैसे ही बढ़ी हुई थी पहले से, क्योंकि भारत में महंगाई बाकी अन्य देशों से पहले से ज़्यादा थी। और अब ये चुनौती है कि अगले साल, इस साल का घाटा जब अगले साल जाएगा, विनिवेश का पैसा नहीं आएगा, तो सरकार को नई बारोइंग तो करनी ही पड़ेगी और वो बारोइंग महंगी कीमत पर होगी। केंद्र सरकार को तब भी शुभम थोड़ा सस्ता कर्ज मिल जाएगा। मेरी फिक्र यह है कि राज्य सरकारों का क्या होगा। राज्य सरकारों की तो साख या सॉवरेन गारंटी भी उतनी मजबूत नहीं जितनी केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार को तो बैंक कर्ज दे देते हैं, पर राज्य सरकारों ने इस बार जिस तरीके की बोरोइंग की और उनकी जो इंटरेस्ट रेट 6% 7% से ऊपर निकली हुई है, अगले साल जब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो राज्य सरकारों को किस कीमत पर कर्ज मिलेगा ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो घाटा या कर्ज केवल केंद्र सरकार के ब्याज की ही चुनौती नहीं है, राज्य सरकारों पर भी ब्याज का और कर्ज का बड़ा बोझ होता है। और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है अगर आप इसको समझें कि अगर राज्यों को कर्ज 7% पर मिल रहा है और आपको कर्ज होम लोन 6.5% पर मिल रहा है, तो क्या आपकी राज्य सरकार की माली हालत आपसे भी ज़्यादा खराब है कि बैंक आप पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और राज्य सरकारों पर नहीं कर रहे हैं? चलिए अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है वो आपने सुनी तो होगी, लेकिन उसका जो पहलू आपको मनी सेंट्रल में हम बताएंगे वो आपके लिए नया होगा। गुरुवार को एयर इंडिया आधिकारिक तौर पर टाटा ग्रुप की हो गई। सरकार लंबे समय से इसे बेचना चाहती थी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी पीठ पर जो कर्ज लदा था वो दरअसल सबसे बड़ी मुसीबत थी इस रास्ते की। सर, अब जब ये टाटा की हो गई एयर इंडिया, उस 61,000 करोड़ के कर्ज का क्या हुआ ये बताइए। ये सबसे दिलचस्प किस्सा है। और आज जब हम पूरे दिन सुबह से अखबारों में पढ़ रहे थे कि एयर इंडिया अपने घर वापस पहुंच गई, उसका इतिहास, उसका नॉस्टैल्जिया हम चर्चा कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में लगातार ये सवाल उठ रहा था शुभम कि एयर इंडिया पे करीब 61-62 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज था पिछले साल 31 अगस्त तक। 2 महीने में कर्ज गायब कहाँ से हो गया? तो ये सारा कर्ज और एयर इंडिया की पूरी बैलेंस शीट क्लीन हो गई। ये वो कर्ज लिए हुए 1995 से, बल्कि 2000 से इंडिया के विनिवेश की तैयारी चल रही थी। हुआ क्या, पहले हम कुछ मोटे मोटे आंकड़े समझते हैं, फिर हम आपको लेकर जाते हैं कि सरकार ने कितनी चतुराई के साथ इस कर्ज को खत्म किया या हटाया। एयर इंडिया पर करीब 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज था 31 अगस्त 2021 को। 15,000 करोड़ रुपए की एक्सेस लायबिलिटी थी, 15,300 करोड़ रुपए की एक्सेस लायबिलिटी थी, जिसमें कि इंडियन ऑयल, BPCL जैसी कंपनियों को टरबाइन फ्यूल का पैसा दिया जाना था, और बाकी जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे, यानी इसमें एजेंट हो सकते हैं, इसमें ग्राउंड मेंटेनेंस की सर्विसेज होती हैं और फूड की सप्लाई करने वाली सर्विसेज होती हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर शुभम करीब 77,396 करोड़ रुपए की देनदारी एयर इंडिया पर निकल रही थी।
इसमें से सरकार ने 15,300 करोड़ रुपए टाटा समूह से लिए। हम इस पर बाद में आएंगे कि 15,300 करोड़ रुपए टाटा समूह कैसे देगा, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसमें से 15,300 करोड़ रुपए टाटा समूह से लिए गए और 4600 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार ने एक कंपनी को ट्रांसफर की जिसका नाम था एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड, AIAHL। और यही वो पाइपलाइन थी जहां से कर्ज, एयर इंडिया का 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज गायब हो गया या गुम हो गया, अगर हम कोट अनकोट में कहें। यह कंपनी बनाई गई थी एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए। परोक्ष रूप से कंपनी बनाई गई थी एयर इंडिया के इस डेट को सेटल करने के लिए, इस कर्ज को साफ करने के लिए, क्योंकि कोई भी ग्राहक या किसी भी कस्टमर को एयर इंडिया कर्ज में लदी नहीं चाहिए थी। स्वस्थ उड़ने वाली एयर इंडिया चाहिए थी। इसके कर्ज को देने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे। यह खबर हम या तो भूल चुके हैं या खबर हमारी निगाहों में नहीं आई या हमने इस खबर पर ध्यान नहीं दिया। दिसंबर में सरकार ने संसद से चुपचाप एक मंजूरी ली। वो मंजूरी ये थी कि एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी, यानी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल था, इसमें सरकार करीब 62,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पार्टिसिपेशन लेगी। यानी उसमें हिस्सेदारी लेगी। और सरकार ने चूंकि संसद से मंजूरी इसलिए ली क्योंकि वो बजट का पैसा था, वो बजट से ट्रांसफर होकर एयर इंडिया में जाना था। जब सरकार किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेती है तो उसे संसद से मंजूरी लेनी होती, क्योंकि पैसा हमारा आपका है, टैक्स पेयर का पैसा है या बैंक से लिया गया पैसा है। यह पैसा उस एयर इंडिया एसेट होल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया। इसके साथ यह तय किया गया कि इस पैसे से एयर इंडिया की जितनी देनदारी थी पुरानी, वो सब खत्म कर दी जाएगी। और यह तय कर लिया गया कि बैंकों को एक विकल्प था उस समय, शुभम, उस समय चर्चा थी कि सरकार शायद जो बैंकों की देनदारी है एयर इंडिया पर, उसे चुकाने के लिए लंबे समय के बॉन्ड लेकर आएगी, पर वो फैसला सरकार ने नहीं किया। इस इक्विटी की हिस्सेदारी से, यानी बजट से एयर इंडिया को पैसा दिया गया और उस पैसे से बैंकों के जो बकाया कर्ज का भुगतान था वो सारा भुगतान कर दिया गया। इसके अलावा इसीलिए हमने देखा कि एक खबर आई कि LIC की जो बकायेदारी थी एयर इंडिया पे वो वापस आ गई और LIC चमक गई। इसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा था, वो हिस्सा सरकार ने राइट ऑफ कर दिया। और जब ये मंजूरी संसद से ली जा रही थी, तब सरकार के प्रवक्ताओं की तरफ से या सरकार के आधिकारिक लोगों की तरफ से इस तरीके की खबरें अखबार में छपी थी, जिसमें कहा गया था कि चूंकि देनदारी बहुत पुरानी है और बैंक इसे छोड़ने को तैयार नहीं होंगे और बैंकों को हम बॉन्ड नहीं दे सकते, इसलिए इन बैंकों को सीधे वन टाइम पेमेंट किया जाएगा और बैंकों की देनदारी चुका दी जाएगी। तो हिसाब यह बना कि जो 61,000-62,000 करोड़ रुपए का डेट था, वो सरकार ने अपने एक जेब से निकालकर दूसरे जेब में रख दिया। यानी बजट के पैसे से एयर इंडिया के बैंक की जो बकायेदारी थी वो चुका दी गई और करीब 15,300 करोड़ रुपए की जो बिल थे, जो फ्यूल कंपनीज के बिल थे या जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बिल थे, वो टाटा से आए हुए पैसे से दे दिए गए। अब इसका एक और पेंच समझिए, 15,300 करोड़ रुपए का पैसा जो टाटा ने लगाया, उसे पीछे से SBI के कंसोर्टियम का सपोर्ट मिला। यानी एयर इंडिया को कर्ज देने वाले बैंक वही थे, केवल एयर इंडिया की मिल्कियत बदलते ही एयर इंडिया की साख अलग हो गई और टाटा की साख बीच में आ गई। यह तरीका था। इस तरीके से इस 2000 से सन 2001 से सर पर लदे हुए इस जिद्दी विनिवेश को करने के लिए सरकार को ऐसा करना पड़ा। यानी सरकार के खाते में इस विनिवेश से कुछ भी नहीं आया। 15,300 करोड़ रुपए जो टाटा से आए, लग गए। हाँ, 15,300 करोड़ रुपए जो टाटा से आए वो सरकारी तेल कंपनियों और बाकी लोगों की बकायेदारी में चले गए और जो एयर इंडिया का कर्ज था उसे पे करने के लिए सरकार को संसद से मंजूरी लेकर एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी में निवेश करना पड़ा। ये तरीका था। और आज ये बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ये कर्ज अचानक 2 महीने में कहाँ चला गया। तो ये वो रास्ता था जहाँ से इस कर्ज को खत्म किया गया। अंशुमान जी की बात सुनते सुनते वो मुझे गाना याद आ गया कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। सर, अब इस बात पे खुशी हो कि एयर इंडिया से पीछा छूटा, एक ऐसी कंपनी जिसे कब से बेचने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि फोड़ा था, नहीं फोड़ते तो कल को नासूर बन जाता, वो स्थिति पहुंच जाती, या इस बात पर शोक मनाएं कि हम ही ने बेल आउट कर दिया उसको, हमारी ही जेब से जो टैक्स का पैसा था सरकार ने उसे निपटा दिया, फिर इस विनिवेश से फायदा क्या? शुभम, ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। भारत में हमेशा जब भी हम सार्वजनिक उपक्रम विनिवेश की या PSU डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें 2 खेमे दिखाई देते हैं। एक वो जो विनिवेश का विरोध करते हैं और एक वो जो विनिवेश का समर्थन करते हैं। और एयर इंडिया ने दोनों को
मजबूत पर्याप्त तर्क दिए हैं आपस में लड़ने के लिए और बहस करने के लिए, और यह बहस लंबे समय तक चलेगी। पहले एक दिलचस्प किस्सा बताएं कि एयर इंडिया कितनी मुश्किल थी विनिवेश के लिए सरकार को, और कैसे सरकारों के भीतर राजनीतिक नेतृत्व बदलने के साथ एयर इंडिया को लेकर नज़रिया बदलता रहा। जयराम रमेश ने अपनी किताब में लिखा है, जिसमें उन्होंने 1991 के आर्थिक सुधार के संस्मरण लिखे हैं, उसमें उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का एक भाषण, एक पेपर कोट किया है। वो पेपर कहीं प्रेजेंट नहीं किया गया, पर जयराम रमेश उसे उनके बेटे से लेकर आए थे अपनी किताब में संकलित करने के लिए। वो नरसिम्हा राव, जो भारत में आर्थिक सुधारों के पितामह या पूर्वज पुरुष माने जाते हैं, जिनके नेतृत्व में मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार शुरू किए, उन्होंने अपने उस पेपर में लिखा था कि मैं किसी भी स्थिति में भारत में एयर इंडिया को बेचने का फैसला नहीं ले सकता। वो भारत का नेशनल फ्लैग कैरियर है। ये वो उस नेता का पेपर था जो भारत में सुधारों से प्रेरित माना जाता था, जो सुधारों का प्रेरक है। और ये उस समय की बात है जब तत्कालीन सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की, एयर इंडिया के घाटे को कम करने की पहली कोशिश शुरू की थी, जिस पर उसकी प्रतिक्रिया आई थी। अगर आप एक तरफ से देखो शुभम, तो आपकी बात सही है, क्योंकि ये बर्डन था, सरकार चला नहीं पा रही थी, कंपनी पे लगातार कर्ज था और इसे हटाकर खत्म करके सरकार ने अपने सर से एक बड़ी जिम्मेदारी टाल दी और हटा दी, और 2-3 साल 4 साल से सरकार इसकी लगातार कोशिश कर रही थी। तो जो विनिवेश के समर्थक हैं इस बात पर खुश होते हैं कि चलो इस सफेद हाथी से, उड़ते सफेद हाथी से छुटकारा मिला और ये खत्म हो गया। पर दूसरे लोग ये सवाल हमेशा पूछेंगे कि जब 62,000 करोड़ रुपए या 63,000 करोड़ रुपए सरकार को बजट से ही देने थे इस कंपनी को बेल आउट करने के लिए, तो इस कंपनी को चलाने के कोई और तरीके भी निकाले जा सकते थे। एक छोटा सा सवाल सर, उसका जवाब और दे दीजिए। ऑडिटर्स की नज़र नहीं पड़ेगी इस पर कि जिस तरीके से ये कर्ज आपने दे दिया, विनिवेश किया, टैक्स पेयर का पैसा लगा दिया 15,000 करोड़ रुपया, तो जब कल को कैग रिपोर्ट निकालेगा या ऑडिटर्स की नज़र हमारे वीडियो देख के पड़ जाए मान लीजिए, तो वो सवाल खड़े नहीं करेंगे? अब इसमें मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड है। सीएजी ये पूरी डील क्या सीएजी के स्क्रूटनी के लिए जाएगी? ऑडिटर्स जरूर इस ट्रांजैक्शन को एक दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। हमें नहीं कह सकते, मतलब ये प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, अंदाज नहीं लगा सकते कि ऑडिटर्स इस पूरे प्रोसेस को कैसे लेंगे, क्योंकि वैसे अगर आप सीएजी की पुरानी रिपोर्ट्स देखें, सीएजी के काम करने का तरीका देखें, तो इस तरीके की डील्स को, इस तरीके के निवेश को, इस तरीके के कर्ज बेल आउट पर हमेशा सवाल उठाता रहा है। लेकिन ये हुआ कुछ इसी तरह से है कि इतनी बड़ी एयरलाइंस का विनिवेश सरकार के खाते में कुछ लेकर नहीं आया, बल्कि लेकिन ये है कि जो रिकरिंग खर्च सरकार का इस पर प्रतिवर्ष हो रहा था, कम से कम उससे सरकार की बचत जरूर हो जाएगी। मतलब अंशुमान जी ने दोनों लोगों को तर्क दे दिए। आप खुश होना चाहिए तो आप ये सुन लीजिए, और आप अगर इसके खिलाफ खड़ा होना चाहें तो दूसरे तर्क भी आपकी जेब में रखे हैं, दोनों अलग अलग जेबों में। चलिए अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो जुड़ी है क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो की दुनिया हर रोज बदल रही है, हर दिन नई खबर। आज खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने एल सल्वाडोर से यह कहा है कि आप अपने उस फैसले को रोकिए जिसमें आपने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया था। दूसरी खबर यह है कि रूस के केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टो की माइनिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है। एक खबर और है, वो ये है कि फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी वेंचर को बंद करने का फैसला लिया है। सर, ये सारी खबरें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो क्रिप्टो का गुब्बारा था उसकी गैस अब खत्म होती जा रही है, वो धीरे धीरे पिचक के नीचे आता जा रहा है। गैस तो उसकी खत्म हो रही है, वो हमको बाजार में दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के प्राइस को देख लीजिए या बाकी क्रिप्टो के प्राइस को देख लीजिए। बट हम बाजार से अलग अगर शुभम जो रेगुलेशन की साइड से देखें तो हमको एक परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है, जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस और उनके पीछे खड़े तमाम अनाम बगैर चेहरे वाले क्रिप्टो एंथुजियास्ट या क्रिप्टो उत्साही एक तरफ हैं और दुनिया के केंद्रीय बैंक एक तरफ हैं, और ये एक किस्म का मोर्चा खुल गया है रेगुलेटर्स और एक्सचेंजेस के बीच में, जिन्हें लीड कर रहा है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसने पिछले 2 साल से लगातार ये स्टैंड ले रखा है कि क्रिप्टो ही नहीं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी पॉसिबल नहीं है, CBD भी पॉसिबल नहीं। क्रिप्टो को तो खैर वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं, और इसलिए एल सल्वाडोर, जिसे क्रिप्टो की सक्सेस स्टोरी में की हेडलाइन बनाया गया था, उसे IMF ने ये सिफारिश की है कि ये लीगल टेंडर नहीं हो सकता। एक और जो दूसरी बात है कि रशिया के भीतर और दुनिया के कई देशों के भीतर ऐसा देखने में आ रहा है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ के कुछ उद्यमी या एक्सचेंजेस अपनी सरकारों पर क्रिप्टो को लीगलाइज करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए, टैक्स करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि वहाँ के केंद्रीय बैंक इसको अपोज कर रहे हैं। रूस ताजा उदाहरण है, जहाँ रूस के केंद्रीय बैंक ने सरकार से कहा कि
कि क्रिप्टो को नहीं चलने देना चाहिए। तो रूस के कुछ सांसदों ने एक ज्ञापन लेकर केंद्रीय बैंक और सरकार से कहा कि नहीं, क्रिप्टो को चलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। अगर दुनिया के केंद्रीय बैंक क्रिप्टो को करेंसी क्या, लीगल टेंडर क्या, किसी भी स्थिति में मानने को स्वीकार नहीं करते हैं और इन एक्सचेंजेस को मान्यता नहीं देते हैं, तो क्रिप्टो के निवेशकों को आने वाले समय में और बड़ा और गहरा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कारोबार एक रेगुलेटरी वैक्यूम में काम कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये जो बंटवारा शुरू हुआ है, जहां एक्सचेंजेस एक तरफ है और दूसरी तरफ बैंक्स हैं, बैंकों के पास काफ़ी ताकत है, केंद्रीय बैंक देश के मौद्रिक व्यवस्था के गारंटर हैं और वो ये फैसला करते हैं। तो ये दिलचस्प रस्साकशी है, दिलचस्प लड़ाई जो अब शुरू हो रही है, इस पर हमारी निगाह रहेगी। सर, बजट में हमारे यहाँ कुछ उम्मीद है आपको? वो बिल तो टल गया जो लास्ट सेशन में आना था। बजट में आपको उम्मीद लग रहा है कि सरकार बजट में या उस पूरे सेशन में, सत्र में कहीं इस पर कुछ सफाई दे सकती है? अब आरबीआई हमारे यहाँ उसी टीम का हिस्सा है जिसका हिस्सा आईएमएफ है, जिसको आईएमएफ लीड कर रहा है, उसका कैप्टन है। आरबीआई गवर्नर लगभग वही जबान बोल रहे हैं क्रिप्टो को लेकर और इसको लेकर तमाम आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। जो बात रशिया का सेंट्रल बैंक बोलता है या यूरोप का सेंट्रल बैंक बोलता है या दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो अगर रिजर्व बैंक की चली तो क्रिप्टो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी बिटकॉइन और नहीं चलेगा। हाँ, अब सरकार ने अगर रिजर्व बैंक को बाईपास किया और कानून में कोई रास्ता निकाला तो ये अलग बात है, लेकिन अभी कोई ऐसे संकेत नहीं है कि क्रिप्टो को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी जरूर चाहिए और दुनिया भर की सरकारों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भारत में बहुत सारा पैसा, बहुत पैसा लोगों का, रिटेल निवेशक और छोटे निवेशकों का पैसा क्रिप्टो में लगा हुआ है, वो जो कि जिसके पीछे कोई रेगुलेटरी या कानूनी ढांचा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और ये सबसे जरूरी बात यही है कि धुंध साफ होनी चाहिए। आपको किसी को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए कि जहां वो निर्णय ना ले सके। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो है बजट सेंट्रल। आज आप मिलिए राधेश्याम बंसल से। कोविड में कोई खुश हो ना हो, बंसल साहब खुश थे, क्योंकि वो शेयर बाजार के निवेशक हैं और बाजार लगातार दौड़ रहा था। लेकिन उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से, वो आप सुन लीजिए। कोरोना के काल में कुछ चला हो या ना चला हो, शेयर बाजार खूब चला। जयपुर के मालवीय नगर में रहने वाले राधेश्याम बंसल ने बीते 1.5 से 2 साल में खूब मुनाफा कूटा। पिछले 2 साल में उनके कई शेयरों ने 50 से 70% का रिटर्न दिया। यही नहीं, उन्होंने जिन म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में पैसा लगाया था उनमें भी शानदार बढ़त हुई। लेकिन अब राधेश्याम के माथे और बाजार दोनों पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। महंगी वैल्यूएशन, सस्ती पूंजी पर अंकुश और ब्याज दरों का बढ़ना, कई ऐसे समीकरण एक साथ बन रहे जिनकी वजह से बाजार ठिठक रहा है। राधेश्याम की नजर अब बजट पर है, क्योंकि बाजार को दिशा यहीं से मिलनी है। राधेश्याम की तरह तमाम निवेशक ये चाहते हैं कि सरकार ऐसा बजट लाए कि शेयर बाजार की तेजी को नजर ना लगे। साथ ही सरकार जो जमकर टैक्स लगा रही है, यहाँ कुछ राहत मिल जाए। कोरोना संकट के बाद तमाम उद्योग ठप पड़े थे, तब शेयर बाजार कुलाचे भर रहा था। सेंसेक्स ने साल 2020 में करीब 16% और साल 2021 में करीब 22% का रिटर्न दिया, जबकि इसने कोरोना से पहले साल 2019 में सिर्फ 14.37% का रिटर्न दिया था। कोरोना काल के दौरान शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। शेयर बाजार में निवेश के लिए जरूरी डीमेट खातों की संख्या मार्च 2019 के 3.6 करोड़ से बढ़कर नवंबर 2021 तक 7.7 करोड़ पहुंच गई है। अभी कितना लगता है टैक्स? अभी शेयरों सहित कई सिक्योरिटीज के कारोबार पर 2 तरह का टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी। 1 साल से कम अवधि में किसी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट को बेचने पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं 1 साल से ज्यादा की अवधि में किसी शेयर या यूनिट को बेचने पर 10% का एक मुश्त लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन ये तब लगता है जब कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, यानी 1 लाख से कम के कैपिटल गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा हर बार शेयरों की खरीद बिक्री करने पर एसटीटी लगता है। ये शेयरों पर 0.001% से लेकर 0.125% तक है।
इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट की बिक्री पर 0.25% का टैक्स लगता है। शेयर बाजार में पिछले साल आई शानदार तेजी के बीच बहुत से छोटे निवेशकों ने जबरदस्त निवेश किया है। इसकी वजह से सरकार को भी अच्छा टैक्स कलेक्शन हासिल हुआ है। मौजूदा वित्त वर्ष यानी 21-22 के लिए सरकार ने एसटीटी से 12,500 करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जबकि 16 दिसंबर तक ही 17,329 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये लक्ष्य से 40% ज्यादा है। यही नहीं, कोविड से पहले वाले वित्त वर्ष 2019-20 के एसटीटी कलेक्शन से 8,130 करोड़ रुपए ज्यादा है। साल 2018 से पहले शेयरों की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था, लेकिन बजट 2018 में ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी निवेशक को शेयरों यानी इक्विटी की बिक्री या इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड्स की यूनिट बेचने पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा होता है तो उसे 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। ये प्रावधान 1 अप्रैल 2018 से ही लागू है। बाजार विशेषज्ञ अंशुमान खन्ना कहते हैं, पूंजी बाजारों को और सहारा देने के लिए हमें उम्मीद है कि सरकार इक्विटीज और एफपीआई पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने का निर्णय वापस लेगी। इस मद में हुए नुकसान की भरपाई सरकार एसटीटी का रेट बढ़ाकर कर सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे बाजारों में बड़े पैमाने पर पूंजी आएगी और इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। बस इतना सा ख्वाब है। राधेश्याम बंसल भी यही चाहते हैं कि सरकार शेयर बाजार में निवेश पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को हटाए या कम से कम इसकी सीमा बढ़ाकर 2 साल तक कर दी जाए, यानी 2 साल के बाद बेचे जाने वाले शेयरों पर एलटीसीजी टैक्स लगे। उन्होंने कहा कि ये टैक्स शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश करने वालों को हतोत्साहित करता है। बंसल का कहना है, अगर कोई ट्रेडिंग करता है यानी डेली खरीद फरोख्त या कम अवधि में शेयरों को खरीदकर पैसा कमाता है तो उस पर टैक्स लगाना तो ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनको सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लंबे समय से चल रही निवेशकों की इस मांग को पूरा करेंगी। सर, उम्मीदें सबकी हैं तो बंसल जी की भी हैं, लेकिन जो सरकार अपने टारगेट से 40% एसटीटी ले रही है, आपको लगता है ऐसी स्थिति में कहीं कोई गुंजाइश है बंसल जी जैसे लोगों के? यही वो सोने की मुर्गी है जिसने पिछले साल सरकार को इस मंदी में सबसे ज़्यादा टैक्स लाकर दिया है। और ये आप देखें कि बचत का या निवेश का एकमात्र जो विकल्प था जहां अच्छे रिटर्न आ रहे थे, बाकी तो कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। बाकी जगह महंगाई से कम रिटर्न था, फिक्स्ड इनकम वाले विकल्प थे नहीं। यही जहां सबसे ज़्यादा निवेश हुआ वहां से सरकार ने सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल लिया। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार स्टॉक मार्केट पे टैक्स के ढांचे में कोई बदलाव करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि बंसल साहब जैसे लोगों की उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसा ना करे जिससे शेयर बाजार और कमजोर हो जाए, क्योंकि आमतौर पर शेयर बाजार में निवेश करने वाले सरकार के कुछ करने से, सरकार के कुछ ना करने से ज्यादा सरकार के कुछ करने से डरते हैं कि सरकार कहीं कुछ ऐसा ना कर दे एफपीआईज को लेके या बाकी लोगों को लेकर जिससे कि बाजार लड़खड़ा जाए। क्योंकि शेयर बाजार का सेंटीमेंट, उसकी अंतर्धारणा, दुनिया भर से लगातार बॉक्सिंग हो रही है शेयर बाजारों पे। कहीं महंगाई की बॉक्सिंग हो रही है, कहीं फेड के रेट बढ़ने की बॉक्सिंग हो रही है, कहीं रूपी कमज़ोर हो रहा है, कहीं एफपीआई बेच रहे हैं, कहीं क्रूड की प्राइस बढ़ रही है। तो शेयर बाजार चारों तरफ से बॉक्सिंग बैग बना हुआ है नेगेटिव ट्रिगर्स का। ऐसे समय में बजट कम से कम यथास्थिति बनाए रखे, कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि शेयर बाजार पैनिक में आ जाए। बस इतना ही हो, तब भी इतना सा ही ख्वाब शेयर बाजार के ब्रोकर्स का होगा, बंसल जी का पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो बंसल जी का ख्वाब जो है वो दरअसल एसटीटी तो खैर कम क्या ही होगा, इसकी उम्मीद तो ना के बराबर ही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो हटाने की मांग है वो भी सर कहीं बढ़ने की उम्मीद तो नहीं, क्योंकि बाजार में भी कुछ दिन पहले ये भी खबरें तैर रही थी कि कम तो छोड़िए, नहीं सरकार उसको बढ़ाने का। यही मैं कह रहा हूं कि बस ऐसा ना कुछ सरकार करे जिससे कि शेयर बाजार में घबराहट और ज़्यादा फैल जाए, उसके पैर लड़खड़ाए हुए हैं। एलटीसीजी बढ़ाने की बात है या कुछ और नए तरीके से टैक्स लगाने की बात है, उसको इसी पर बरकरार रखे, बढ़ाए नहीं तब भी कम से कम बाजार को इस बात पर राहत रहेगी कि चीज़ें अपने तरीके से स्वाभाविक रूप से नॉर्मल स्थिति में या सामान्य स्थिति में आ जाएंगी। बिल्कुल। और क्योंकि आगे की राह शेयर बाजार के लिए वैसे भी बहुत ऊबड़ खाबड़ है। अगर आप देखें, अंशुमान जी ने कई कारण गिनाए, फेड रेट बढ़ा सकता है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, एफआईआईज अनमने से हैं, बेचे जा रहे हैं, अगर और कहीं रिटर्न नहीं मिला, बाजार गिरने लगा तो सिप का पैसा भी हल्का हो जाएगा। तो वैसे ही रोड इतना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है और इसमें कहीं सरकार एक और गड्ढा ना खोद दे। चलिए, अब आप मिलिए हमारे विक्रम बेताल से। आज विक्रम बेताल से ये समझ रहा है कि सरकार को कमाई कहाँ से होती है। जी हाँ,
और सरकार की कमाई का ये पूरा लेखा जोखा बिना समझे विक्रम बेताल को जाने के छोड़ने के मूड में भी नहीं है। बजट की हलचल शुरू हो गई थी। गुनगुनी धूप में बेताल पेड़ पर कलाबाजी कर रहा था। विक्रम आज कुछ तेज कदमों से चलता हुआ आ रहा था। उसने कुछ पढ़ लिख लिया था और बेताल को आज वह ज्ञान देना चाहता था। बेताल कूदा और विक्रम के कंधे पर सवार हो गया। हे सम्राट, अब तक तो हो गए होगे ना तुम बजट ज्ञानी? हाँ दद्दा, लेकिन ये बताओ सरकार की कमाई आखिर होती कहाँ से है? अपनी कमाई का पता नहीं और चले सरकार की कमाई का पता लगाने। अरे आप ही तो कहते हैं कि सरकार हर तरह से पैसा जुटाती है, तो बताओ फिर इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो? अरे सरकार हर मुमकिन जरिए से पैसा जुटाने की कोशिश करती है। हाँ तो वही ना, कहाँ कहाँ से, कुछ बताओ तो सही। वह कमाई पर लगाती है इनकम टैक्स, खपत पर लगाती है एक्साइज ड्यूटी जीएसटी, विदेश से आयात पर लगाती है कस्टम ड्यूटी, ब्याज और शेयर की कमाई पर भी कई तरीके के टैक्स लगते हैं। क्या है जिस पर टैक्स नहीं लगाती सरकार? और ये हमारी बचत क्या होती है? सुनते हैं सरकार वो सुड़क जाती है। अरे राजा, आज तो बड़ा पढ़ा है तुम। और क्या तुम्हारे शागिर्द हैं? ऐसे ही थोड़े ही। वो जो पीपीएफ, एनएससी, केवीपी जैसी छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाते हो ना, उसे भी सरकार ही इस्तेमाल करती है। और बैंक की बचतों का भी। इसके बाद खर्च के मुकाबले कमाई में जो कमी रह जाती है उसे सरकार लोन लेकर पूरा करती है। तुम्हारी बैंक बचत के तौर पर सरकार को मिलती है राजन। बैंक इसी बचत से सरकार को कर्ज देते हैं, सरकार के ट्रेजरी बिल में निवेश करते हैं। अच्छा, कहते हैं रिजर्व बैंक यही करता है पूरे साल, सरकार के लिए कर्ज जुटाने का जुगाड़। बिल्कुल सही राजा बाबू, ठीक जा रहे हो। लेकिन हे प्रेत, ये तो बताओ कि सरकार इतनी कमाई करती है और फिर भी लोन लेती है, तो इस पैसे का करती क्या है? सरकार इस पैसे से सड़कें, पुल, अस्पताल बनाती है, तमाम सब्सिडी बांटती है, सेना को पैसा देती है। अच्छा, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। सरकार हमसे टैक्स लेती है, कंपनियों से भी टैक्स लिया जाता है और फिर इस पैसे से सड़क बनाती है, तो फिर उन्हीं सड़कों पर चलने के लिए हमें टोल क्यों देना पड़ता है? बस तेरी यही बात मुझे पसंद नहीं है। फिर तूने पूछा टेढ़ा सवाल, अब मैं चला। तो ये था हमारा मनी सेंट्रल। सर स्टूडियो में जुड़ने के लिए, सवालों को समझाने के लिए, जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब सोमवार को आपसे मिलेंगे मनी सेंट्रल में, लेकिन उससे पहले आएगा इतवार, और इतवार को मिलूंगा आपसे अंशुमान जी के साथ इकोनॉमिकम में। सर वहां इस बार क्या खास है? इकोनॉमिकम में हम बजट के कुछ ऐसे रहस्य आपको खोल के बताने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे सवाल जो बजट को लेकर हमारे दिमाग में हमेशा आते हैं, उन्हें आप जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बजट को लेकर आपकी कुछ धारणाएं, कुछ संकल्पनाएं ठीक होंगी। और अर्थात में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े हिस्से की बजट के, जिस पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती, और वो हमारी ज़िंदगी को किस बुरी तरह प्रभावित कर रहा है पिछले सालों से, और उसका असर भारत की पूरी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस महत्वपूर्ण हिस्से को पर भारत के बजट में चर्चा नहीं हो रही है, और इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं पिछले दिनों से। हम उस पर बात करेंगे। और चूंकि ब्याज दरें बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फेड रिजर्व ने बताया है कि वो ब्याज दरें बढ़ोतरी करेगा, तो किस्सों के सिक्के में देखिए कि ब्याज दरें कम होना कब शुरू हुई थी। आखिर ये सस्ते कर्ज की विटामिन बनी कैसे, और इसने दुनिया के बाजारों में कैसे बदलाव किया, और कहां से निकला यह सस्ता कर्ज जो कि दुनिया में हर मर्ज का इलाज माना गया। इस पर देखिए किस्सों के सिक्के। हाँ, तो वो जैसे कोविड की वैक्सीन बनी थी, तो ये जो सस्ते कर्ज वाली वैक्सीन है, ये कब बनी थी? अंशुमान जी किस्सों के सिक्कों में आपको इस बार ये भी बताएंगे। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमो दीवार है, वैसा ही रंगो